यहाँ पे 21 नंबर का वीडियो लेकर आए हैं और देखेंगे थ्योरी कंसेप्ट का वीडियो। डेली सुबह 8 बजे डलता है, तो आप लोग देखने का प्रयास जरूर करें। देखिए, जो लोग नहीं देख रहे हैं, जो लोग थ्योरी से ज़्यादा एमसीक्यू पर फोकस करते हैं, तो आप लोग समझ लीजिए कि एमसीक्यू वाले मुश्किल है जॉब होना। ठीक है ना, मैं हकीकत कह रहा हूँ। हो सके कुछ लोगों को दिक्कत लगे, लेकिन हकीकत है। आप थ्योरी मेरे से मत पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, बुक से पढ़िए, लेकिन थ्योरी पर काम ज़्यादा कीजिए। मेन पॉइंट पर काम ज़्यादा कीजिए, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उस पॉइंट पर जो है फोकस कीजिए, तो बेहतर होगा। ठीक है, चलिए। प्लेसेंटा प्रेविया सबसे प्रमुख और एकमात्र लक्षण होता है योनि से रक्तस्राव, वैजिनल ब्लीडिंग। प्लेसेंटा प्रेविया हमने पढ़ाया था जस्ट इससे पिछले वाला वीडियो में कि पेनलेस ब्लीडिंग होता है, यानी ब्लीडिंग बहुत होता है लेकिन दर्द बगैर दर्द वाला होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ता हूँ। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया गर्भावस्था के दौरान होने वाला सबसे सामान्य प्रकार के एनीमिया है। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि गर्भावस्था के दौरान सबसे कॉमन एनीमिया कौन सा है। जैसे आप लोग जानते हैं बहुत सारे एनीमिया है, ठीक है ना, तो उसमें पर्सिनियस एनीमिया है, ठीक है ना, न्यूट्रिशनल एनीमिया है, तो बहुत सारे एनीमिया है। उसमें से आपका एक है आपका आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, जो गर्भावस्था में सबसे कॉमन होता है। ओके, प्रेग्नेंट वोमेन द्वारा कम से कम 4 प्रसव पूर्व जो है एंटीनेंटल विजिट की जानी चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक गर्भ अवस्था में कम से कम कितने एंटीनेंटल विजिट होनी चाहिए, तो 4। ठीक है। पूरक आयरन थेरेपी, सप्लीमेंट्री आयरन थेरेपी जो होता है, देख लीजिए यहाँ पे, गर्भावस्था के 16 सप्ताह बाद प्रत्येक प्रेग्नेंट वोमेन को पूरक आयरन थेरेपी देनी चाहिए। यानी 16 सप्ताह के बाद प्रत्येक गर्भवती महिला को सप्लीमेंट्री आयरन थेरेपी देनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। समान हीमोग्लोबिन लेवल वाली प्रेग्नेंट वोमेन को भी फेरस सल्फेट की एक गोली कम से कम 100 दिनों के लिए देनी चाहिए। वैसी प्रेग्नेंट गर्भवती महिला जिसका हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल भी रहता हो, उसे भी कम से कम प्रतिदिन 100 जो है एक गोली 100 दिनों तक फेरस सल्फेट का दवाई देनी चाहिए। ठीक है, आयरन का। फेरस सल्फेट की एक गोली में 60 mg एलिमेंटल आयरन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा अंदर से कि फेरस सल्फेट के एक गोली जो गर्भवती महिला को प्रतिदिन दी जा सकती है, उसमें कितना जो है मतलब रिकमेंडेड डोज में होता है, तो 60 mg एलिमेंटल। आगे बढ़ता हूँ। एक्लेम्पसिया के चिन्ह और लक्षण। एक्लेम्पसिया आप लोग ऑब्स्ट्रक्टिव गायनी में पढ़े हैं, क्या लक्षण होता है, तो देखिए, उच्च रक्तदाब 140 mm ऑफ Hg या इससे अधिक तथा डायसिस्टोलिक रक्तदाब 90 mm ऑफ Hg या इससे अधिक होता है, तो ब्लड प्रेशर सूचित करता है। तो ब्लड प्रेशर तो होगा ही एक्लेम्पसिया में। साथ में सीवियर जो है आपको सूजन होता है। ठीक है, हाथ पैरों में, फेस में सूजन हो जाता है। गंभीर प्रोटीनूरिया, यानी यूरिन में प्रोटीन की मात्रा आने लगता है। वेट अचानक से वृद्धि होने लगता है जब सूजन होता है, तो आँखों से धुंधला दिखाई देने लगता है, आँखों के सामने अंधेरा छा जाना। ठीक है, तेज दर्द होता है। एपीगैस्ट्रिक पेन होता है, सीने के नीचे दर्द एपीगैस्ट्रिक रीजन में। उसके बाद दौरा पड़ना। मुख जो आपके एक्लेम्पसिया का लक्षण होता है, सूजन के साथ सूजन, उसके उच्च रक्तचाप और सूजन हो जाएगा, उच्च रक्तचाप हो जाएगा, प्रोटीनूरिया होगा और ये सीजर हो जाएगा। ये जो है 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट लक्षण होता है एक्लेम्पसिया का। ठीक है, आगे बनता है सूतिका स्राव। अवधि लगभग 15 से 18 दिन होता है। सूतिका स्राव यानी डिलीवरी के बाद जो स्राव होता है, लगभग 15 से 18 दिन तक लगातार चलते रहता है। आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे यदि लोकिया की मात्रा बहुत कम हो अथवा इसका स्राव अनुपस्थित हो, तो यह इन्फेक्शन अथवा लोकियोमेट्रा की उपस्थिति का सूचक है। यानी मैं बता दूं कि लेबर के बाद, प्रसव के बाद अगर लोकिया, यानी लोकिया को ही हम लोग सूतिका स्राव बोलते हैं, प्रसव के बाद होने वाला स्राव, अगर प्रसव के बाद स्राव की मात्रा बहुत कम हो या अनुपस्थित हो, तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन है। यानी लेबर के बाद भी ये ज़रूरी है कि जो भी गंदगी अंदर का है वह निकल जाए। ठीक है, स्राव के रूप में अगर नहीं निकल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है या लोचियोमेट्रा की उपस्थिति है, प्रेजेंस है। ठीक है, आगे है 3 सप्ताह के बाद भी लोकिया का पाया जाना स्थानीय जनांगों के घाव का सूचक है।
ठीक है। अगर 3 सप्ताह, समझ गए, 21 दिन 3 सप्ताह के बाद भी अगर लोकिया सूतिका स्राव चल रहा है तो कहीं ना कहीं वो जो है लोकल जीनेटल जो लेसन है, हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत घाव बना हो, इसके कारण भी 21 दिन 3 सप्ताह के बाद भी लोकिया सूतिका स्राव हो रहा हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक स्वस्थ माता से प्रतिदिन लगभग 500 से 800 मिली मिल्क का सिक्रेशन होता है। यानी एक हेल्दी मैटरनल से, यानी एक स्वस्थ माता से लगभग प्रतिदिन 500 से 800 ml मिल्क सिक्रेशन होता है। ठीक है, जो कि नवजात के लिए उसके जन्म के बाद लगभग 4 से 6 महीने तक एडुक्वेट होता है। ठीक है, स्रावित होते रहता है 4 से 6 महीने तक बच्चे के लिए। दूध पान के दौरान महिला को लगभग 500 किलो कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा प्रतिदिन लेनी चाहिए। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि एक स्तनपान कराने वाली महिला को प्रतिदिन कितने अतिरिक्त कैलोरी लेनी चाहिए, तो 500 किलो कैलोरी याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे महिला को डिलीवरी के बाद 6 से 8 घंटे के अंदर मूत्र त्याग करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यानी जब डिलीवरी हो जाए महिला को, तो महिला को मोटिवेट करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए 6 से 8 घंटे के अंदर मूत्र त्याग के लिए। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। प्रसव के बाद गृह मुलाकात की संख्या, यानी डिलीवरी जब हो जाए तो डिलीवरी के बाद कितने होम विजिट होना चाहिए। देखिए, यदि डिलीवरी घर पर हुई हो, ठीक है, बहुत लोग गांव में घर पर भी करवा लेते हैं डिलीवरी, तो ऐसी स्थिति में जो ANM होती है, जो आशा होती हैं, कम से कम 4 होम विजिट करनी चाहिए। अगर कोई किसी का लेबर अगर घर पे हो चुका है तो कम से कम ANM और आशा द्वारा 4 होम विजिट लेबर के बाद, डिलीवरी के बाद करनी चाहिए। आगे है प्रथम मुलाकात, द्वितीय मुलाकात। ठीक है, प्रथम मुलाकात डिलीवरी के 24 घंटे के अंदर होनी चाहिए। प्रथम मुलाकात, ठीक है ना, प्रथम मुलाकात डिलीवरी के 24 घंटे के अंदर होनी चाहिए। द्वितीय मुलाकात जो है डिलीवरी के बाद तीसरे दिन, ठीक है ना, जो ये आपका द्वितीय मुलाकात है डिलीवरी के तीसरे दिन। ठीक है, तृतीय मुलाकात जो होता है डिलीवरी के बाद 7वें दिन, याद रखिएगा, 1-3-7। ठीक है, चतुर्थ मुलाकात डिलीवरी के 6वें सप्ताह, 1 दिन, 3 दिन और 7 दिन। पहली मुलाकात, दूसरी मुलाकात, तीसरी मुलाकात और 6ठे सप्ताह में आपका चौथी मुलाकात। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ, देख लीजिए। ECT में उपयोग में ले जाने वाले समय और वोल्ट और करंट की मात्रा। आप लोगों को पता होगा कि ECT इलेक्ट्रोकन्वल्सन थेरेपी होता है। ये आपके गंभीर मानसिक रोगियों में दिया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है साइकोटिक प्रकार के जो मरीज होते हैं, जो साइकोटिक मरीज होते हैं, साइकोसिस वाला गंभीर मानसिक रोग, उनको दिया जाता है। न्यूरोसिस में नहीं दिया जाता है। ठीक है, 2 प्रकार के मानसिक रोग होता है ना, साइकोसिस और न्यूरोसिस। तो न्यूरोसिस वाला में नहीं दिया जाता है। न्यूरोसिस वाला में OCD हो गया, फोबिया हो गया, एंजाइटी हो गया, वो सब हो गया न्यूरोसिस, जो न्यूरॉन के गड़बड़ी के कारण होता है। लेकिन साइकोटिक जो कि एक गंभीर मानसिक होता है, जिसमें रियलिटी, व्यक्ति को रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है, तो गंभीर पागलपन में ECT दिया जाता है। तो ECT चूँकि एक इलेक्ट्रिक मशीन है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा होता है। इसी इलेक्ट्रोड के सहायता से झटका जो है दिया जाता है। ओके, तो कितने समय के लिए दिया जाता है, कितना वोल्टेज और कितना करंट की मात्रा होगा, देख लीजिए। सबसे पहले वोल्टेज जो होता है इसमें ECT में 90 से लेकर 150 वोल्ट होता है। औसतन यह 110 वोल्ट जो है दिया जाता है। ठीक है ना, करंट की मात्रा। करंट जो होता है, जब इतना वोल्ट हम देते हैं तो करंट उससे 200 से लेकर 1600 मिली एम्पियर जो है आपके निकलता है, इतना। और समय, यह समय कितने समय के लिए, 0.1 से लेकर 1 सेकेंड तक जो है ये आपके प्रवाहित दिया जाता है। मात्र इतना सेकेंड समय, इतना सेकेंड में दिया जाता है, समझ सकते हैं। 0.1 से लेकर 1 सेकेंड के अंदर इतने ही बस झटका दिया जाता है, इतने ही समय के लिए। औसतन यह जो झटका होता है 0.6 सेकेंड जो है दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ECT सामान्यतः 1 दिन छोड़कर 1 दिन की जाती है। यानी सप्ताह में 3 दिन जो है आपको ECT की जाती है, 1 दिन छोड़कर 1 दिन। ठीक है, अब ECT का दुष्प्रभाव आपसे पूछ देगा कि इनमें से बताइए ECT का कौन एक दुष्प्रभाव नहीं है। तो बहुत सारे दुष्प्रभाव है, उसमें से 3 दे देगा जो होगा, 1 दे देगा जो नहीं होगा।
ठीक है, या 4 या 3 दे देगा अलग अलग, एक दे देगा दुष्प्रभाव कि बताए इनमें से कौन है, तो 3 आपको अलग रहेगा, एक रहेगा जो उसमें से ईसीटी का दुष्प्रभाव रहेगा। ठीक है, यादाश्त में गड़बड़ी, सबसे पहले ईसीटी से यादाश्त में गड़बड़ी होती है। फ्रैक्चर का डिसलोकेशन, अगर किसी को फ्रैक्चर हुआ है तो फ्रैक्चर में जो है करंट प्रवाहित करने से झटका लगता है, तो फ्रैक्चर में जो है डिसलोकेट हो सकता है फ्रैक्चर। एपनिया यानी श्वसन का पूर्णतः बंद हो जाना, ये भी कॉम्प्लिकेशन है। सिर दर्द, भोजन चबाने निगलने में दर्द, पीठ दर्द, मुंह दर्द, जीभ में चोट लगना, ये सब साइड इफेक्ट है। मरीज की मृत्यु भी हो सकती है करंट प्रवाहित होने से। ठीक है, और कन्फ्यूजन भी बना रहता है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। आगे अब मैं बढ़ता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यूरिन की नॉर्मल पीएच हल्की सी एसिडिक होती है। यूरिन की जो पीएच वैल्यू होती है वो हल्की सी एसिडिक होती है, अम्लीय होती है। मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर के इन्फ्लामेशन के द्वारा जो है इसका पीएच क्षारीय हो जाता है। जब मूत्राशय के इन्फ्लामेशन के द्वारा मूत्र का जो पीएच है वो क्षारीय हो जाता है, यानी जब इसमें इन्फ्लामेशन होता है मूत्राशय में तो ये क्षारीय हो जाता है, लेकिन रियल में अम्लीय होता है। आगे बढ़ते हैं, नॉर्मल यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.01 से लेकर 1.02 होता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा, लेकिन इस 2 के जगह पर 3 भी दे दे तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है ना, इतना होती है। डायबिटीज इंसिपिडियस में यह सामान्य से कम हो जाता है, जबकि डायबिटीज मेलिटस में यह सामान्य से अधिक हो जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डायबिटीज मेलिटस वाले डीएम वाले पेशेंट में, मधुमेह वाले पेशेंट में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पे कह रहा है कि जबकि डायबिटीज मेलिटस में यह सामान्य से अधिक हो जाता है, ए वाला, जबकि डायबिटीज इंसिपिडस में सामान्य से यह कम हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, हाइटल हर्निया वह असमान स्थिति है। असमान स्थिति का मतलब होता है एबनॉर्मल, जो सामान्य से अलग हो। तो हाइटल हर्निया एक असमान है जिसमें एस्टोमिक का कुछ भाग यानी अमाशय वाला कुछ भाग डायफ्राम को पार करते हुए थोरेसिक कैविटी में प्रवेश कर जाता है। देखिए, हाइटस हर्निया वो हर्निया है जो आपके पेट एब्डोमिनल कैविटी का कोई भी पार्ट निकल कर डायफ्राम को पार करते हुए थोरेटिक कैविटी में चला जाएगा, तो वो हाइटल हर्निया होता है। ठीक है ना, हर्निया का मतलब ही होता है कि बॉडी का कोई भी कैविटी का जगह पार्ट अपने कैविटी को छोड़कर दूसरे कैविटी में चला जाएगा, ज़बरदस्ती पार कर जाएगा, तो वो हर्निया होता है। और अपने जगह को छोड़कर दूसरे के जगह में जाके बैठ जाता है, उसी से जो है बड़ा सा उभार सूजन आ जाता है, तो वही हर्निया होता है। ठीक है, आगे है अमाशय म्यूकोजा, गैस्ट्रिक म्यूकोजा का इन्फ्लामेशन गैस्ट्राइटिस कहलाता है। गैस्ट्रिक म्यूकोसा का मतलब होता है कि जो आपका पेट का अंदरूनी म्यूकोसा है, लेयर है, उसमें इन्फ्लामेशन गैस्ट्राइटिस कहलाता है। गैस्ट्रिक अल्सर, अमाशय म्यूकोसा में होने वाला अल्सर निर्माण गैस्ट्रिक अल्सर कहलाता है। ठीक है, इन्फ्लामेशन होगा तो गैस्ट्राइटिस, और अगर अल्सर हो जाएगा पेट के अंदरूनी सतह पर म्यूकोसा में तो गैस्ट्रिक अल्सर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ, ड्यूटेनल अल्सर क्या होता है? तो ड्यूडेनम की म्यूकोसा में होने वाले अल्सर निर्माण ड्यूडेनम अल्सर कहलाता है। ड्यूडेनल अल्सर कहने का मतलब है कि छोटी आंत का जो प्रथम भाग ड्यूडेनम होता है उसके अंदरूनी सतह में अल्सर होना ड्यूडेनल अल्सर कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, आंतरीय अवरोध। अब देखिए, ये सब कॉन्सेप्ट है, इस सब पर बेस क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, एग्जाम में पूछेगा कि ड्यूडेनल अल्सर में जो इफेक्टेड एरिया होता है वो कौन सा होता है, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन रहेगा। एक ऑप्शन रहेगा कि छोटी आंत के प्रथम भाग ड्यूडेनम का आंतरिक जो है म्यूकोसा प्रभावित होता है, ऐसे टाइप से कुछ आपका ऑप्शन रहेगा। तो ये मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब नहीं कि मैं डिफिनीशन बता रहा हूँ, नहीं, आपको समझना है क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वहाँ पे आपको यहीं से आएगा। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन एक सर्जिकल इमरजेंसी होती है, अतः इसका जल्द डायग्नोसिस कर उपचार करना आवश्यक है। देखिए, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है आंतरीय अवरोध, यानी आंत में रुकावट। अब जब आंत में आपका रुकावट आएगा
तो आदमी को तो भूख लगेगा ही, पानी पीते ही रहेगा, खाना कुछ ना कुछ खाता ही रहेगा, और वो आंत में अगर अवरोध हो जाएगा तो वह भोजन आगे की तरफ नहीं जाएगा, मीन्स पाचन पूर्ण रूप से नहीं होगा, जो भी खाएंगे स्टोर होते चला जाएगा क्योंकि आंत में रुकावट है। अब एक समय ऐसा आएगा कि आंत में इतना रुकावट होगा कि आंत फुल हो जाएगा, और उस कंडीशन में अगर नहीं सर्जरी होगा तो यह एक इमरजेंसी सिचुएशन है, इसलिए इसका जल्दी डायग्नोसिस ज़रूरी होता है। आगे बढ़ता हूँ माय डियर। छोटी आंत में ऑब्स्ट्रक्शन पाए जाने की संभावना बड़ी आंत की तुलना में अधिक होती है। जो बड़ी आंत होती है उसमें चौड़ाई ज़्यादा होता है, ठीक है ना, इस कारण उसमें बड़ी आंत में थोड़ा सा कम होता है ऑब्स्ट्रक्शन, लेकिन छोटी आंत का चौड़ाई कम होता है, इसलिए उसमें ज़्यादा संभावना होता है ये चीज़ होने का। छोटी आंत में ऑब्स्ट्रक्शन पाए जाने की संभावना बड़ी आंत की तुलना में अधिक होता है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, देख लीजिए एडहेशंस जो होता है यह एक छोटी आंत में पाई जाने वाली ऑब्स्ट्रक्शन का सबसे समान कारण है। यानी एडहेशन जो होता है, छोटी आंत में अगर ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो सबसे समान कारण एडहेशंस होता है, ठीक है। इंटुसेप्शन जो होता है यह इंटेस्टाइन के किसी भाग का इसके ठीक नीचे स्थित किसी अन्य भाग की ल्यूमन में प्रवेश कर जाना इंटुसेप्शन कहलाता है। यानी आंत पर आंत चढ़ जाना, नहीं कहता आंत पे आंत चढ़ गया है, तो वही एक प्रकार से इंटुसेप्शन होता है कि आंत का एक भाग दूसरे भाग में निचले भाग में प्रवेश कर जाता है, नॉर्मल भाषा में आंत पे आंत चढ़ना, ठीक है। आगे है किसी अंग अथवा अंग के किसी भाग का अपनी गुहा जिसमें वह स्थित होता हो कि किसी भित्ति से असमान रूप से बाहर निकल जाना हर्निया कहलाता है। अभी बताया ना कि किसी अंग, कोई भी अंग, सब अंग अपने अपने कैविटी में, जैसे एब्डोमिनल कैविटी में आपका पैंक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, आंत हो गया, स्प्लीन हो गया, सब एब्डोमिनल कैविटी में है। अब इस एब्डोमिनल कैविटी का कोई भी अंग एब्डोमिनल कैविटी को छोड़कर आपके ऊपर थोरेसिक कैविटी है, थोरेटिक कैविटी में चला जाएगा तो यही क्या हो गया, हर्निया हो गया। या फिर इंगुइनल हर्निया होता है, तो इंगुलन वाले रीजन में चला जाता है अंग तो एब्डोमिनल का, तो इंगुइनल हर्निया हो गया। तो जो अंग अपने कैविटी को छोड़कर दूसरे कैविटी में चला जाए तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, हर्निया कहते हैं, ठीक है। शराब का अधिक मात्रा में सेवन लीवर सिरोसिस का मुख्य कारण हो सकता है। लीवर सिरोसिस का मतलब होता है लीवर का ख़त्म हो जाना, लीवर का निर्जीव हो जाना, ठीक है। आगे है पीयूष ग्रंथि की अल्प क्रियाशीलता से बौनापन हो जाता है। यानी जो पीयूष ग्रंथि होता है उसमें हल्का सा अगर क्रियाशीलता कम जाएगा तो बौनापन होता है, जबकि अधिक क्रियाशीलता से लंबाई अत्यधिक बढ़ जाती है, ठीक है। इसीलिए देखते हुए किसी किसी का लंबाई बहुत ज़्यादा होता है। कुशिंग सिंड्रोम एड्रीनल ग्रंथि की हाइपर एक्टिविटी के कारण होता है। जब आपके एड्रीनल ग्लैंड में हाइपर सिक्रेशन होने लगता है तो कुशिंग सिंड्रोम होता है, ओके। आगे है जीजा, देख लीजिए जीनेटिज्म एक रोग, जीनेटिज्म क्या है, तो जीनेटिज्म जो है यह रोग एंटेरियर प्यूटिड ग्लैंड द्वारा ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सिक्रेशन के कारण बच्चों में पाया जाता है। तो जी देख लीजिए जीनेटिज्म जो होता है यह प्यूटिड ग्लैंड के एंटेरियर भाग से जो ग्रोथ हार्मोन है इसमें ज़्यादा सिक्रेशन के कारण होता है, ठीक है। आगे है एक्रोमेगली, एक रोग ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सिक्रेशन के कारण एडल्ट्स में पाया जाता है। यानी एक्रोमेगली क्या है, तो एक्रोमेगली ग्रोथ हार्मोन में ज़्यादा सिक्रेशन के कारण एडल्ट में पाया जाता है। जब ग्रोथ हार्मोन हाइपर सिक्रेशन बोन के ऑसिफिकेशन के कंप्लीट हो जाने के बाद होता है तो एडल्ट एक्रोमेगली से ग्रसित हो जाता है। यानी एक्रोमेगली एक ग्रोथ हार्मोन के ज़्यादा रिलीज होने से होता है, और जब ये हाइपर सिक्रेशन बोन के ऑसिफिकेशन के कंप्लीट होने के बाद होता है तब जो है एक्रोमेगली से एडल्ट ग्रसित हो जाता है, ठीक है। हड्डी का जो बनना होता है उसके बाद की बात है। आगे है ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस, जिसे हस्मीटोज थायराइडाइटिस कहते हैं। यह एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम स्वयं की थायराइड ग्लैंड पर ही अटैक कर देती है। ऑटोइम्यून डिजीज का मतलब होता है कि आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम वाला रोग है और उसमें आपके इम्यून सिस्टम आपके बॉडी पर ही हमला करने लगता है, ठीक है।
तो ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस का मतलब होता है कि यह एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसमें आपका इम्यून सिस्टम आपके थायराइड ग्लैंड पर अटैक करने लगता है खुद को, ठीक है। जबकि इम्यून सिस्टम को काम है कि हमारे बॉडी को बचाना, ठीक है, अन्य बीमारियों से, अन्य बाहरी पदार्थों से, बाहरी सूक्ष्म जीवों से। लेकिन ऑटोइम्यून डिजीज में होता है कि आपका इम्यून सिस्टम आपके बॉडी के ही अंगों को प्रभावित करने लगता है, ठीक है ना। हाइपोथायराइज्म के कारण व्यक्ति में माइक्सेडमा नामक रोग हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है माइक्सेडमा किसके कारण होता है, तो हाइपोथायराइज्म के कारण। आगे है, हाइपोथायराइज्म के दौरान मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। जब हाइपोथायराइज्म होता है तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जब किसी व्यक्ति में हाइपोथायराइज्म हो तो मेटाबॉलिक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब मेटाबॉलिक रेट क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि पाचन क्रिया ठीक से नहीं हो पाता है, तो हमारा बॉडी का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। इसमें कॉन्स्टिपेशन, बाल टूटना, थकान, मांसपेशी कमजोरी, समझ गए, हाइपोथायराइज्म में ये सब होने लगता है। और जब पाचन क्रिया ठीक से नहीं होगा तो मेटाबॉलिक हमारा बॉडी जो है ज़्यादा हीट ये करने लगेगा, ज़्यादा जो है सोचेगा कि हमको एनर्जी मिले, ज़्यादा काम करने लगेगा, ठीक है, तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, ठीक है ना चीज़ों को। तो चलिए यहाँ पे आज मेरा ये वीडियो समाप्त हुआ 21 नंबर का थ्योरी। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।